की बात कर रहे हैं तो इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, सारा का सिलेबस बता दिया गया है। और ये पहला क्लास में चल रहा है आज सिंधु घाटी की सभ्यता। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, जब संसार का प्रत्येक देश अपनी अपनी सभ्यता पर इतरा रही थी, बल खा रही थी, तो चारों तरफ भारत की धरती पर खामोशी की वातावरण थी। इस खामोशी की वातावरण में भारत की धरती से निकली एक गूंज तो सारी दुनिया ने पूछ बैठी, बताओ भारत की धरती तुम्हारी सभ्यता का क्या नाम है। भारत की धरती ने आसमान को देखते हुए जवाब दिया, हमारी सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के विषय में हमें विस्तृत जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। यद्यपि सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता काल के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है आधी जानकारी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को भावचित्रात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में जो भी चीज लिखा जाता था वह चित्रनुमा लिखा जाता था और प्रत्येक चित्र का कुछ न कुछ अर्थ होता था, इसलिए सिंधु सभ्यता की लिपि को भावचित्रात्मक कहा गया। सिंधु सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में आवश्यकता के अधिकांश सामान कांसे बनाए जाते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता के लिए समांतर 3 नामों का प्रयोग किया गया है, सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहकर इसलिए पुकारा गया कि विद्वानों को लग रहा था शायद ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास तक फैली हुई है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा गया। लेकिन खुदाई जारी रहा तो पाया गया इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के बाहर भी चारों ओर मिलने लगे। तो विद्वानों के बीच एक समस्या उभर कर आई, अरे भाई, हमने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए दिया था, हमें लग रहा था कि शायद ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास तक ही फैली हुई है। जब इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु नदी के बाहर भी चारों ओर मिलने लगे हैं तो इसे हम क्या नाम दें? विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना। विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त इसलिए माना क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वर्तमान समय पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, तो वहीं मोहनजोदड़ो वर्तमान समय पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लिए एक नहीं बल्कि कई तिथि का निर्धारण किया गया है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि मानी जाती है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता की इस सम्मान तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन की C14 पद्धति के तहत की गई है। रेडियो कार्बन की C14 एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कोई वस्तु कितनी प्राचीन है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। जब हम सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल में भवन का निर्माण विधिवत रूप से नक्शा बनाकर किया जाता था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से 2 तरह के मकान मिले हैं, बड़े मकान एवं छोटे मकान। बड़े मकान को देखकर लगता है इस तरह के मकान में समाज के अमीर लोग रहते होंगे, तो छोटे मकान को देखकर लगता है इस तरह के मकान में समाज के गरीब लोग रहते होंगे। और एक मकान में एक आंगन, रसोई घर, नालियां, शौचालय इत्यादि होते थे। सिंधु सभ्यता काल में सड़क के दोनों ओर कतारों में मकान बनाया जाता था।
सिंधु सभ्यता काल में सड़क के दोनों ओर कतारों में कूड़ादान की भी व्यवस्था थी और नगर के सारे कचरे इस कूड़ादान में ही रखे जाते थे। कूड़ादान को ढकने की व्यवस्था थी। कूड़ादान भी दो तरह के होते थे, बड़े एवं छोटे। सिंधु सभ्यता काल में जो सड़क का निर्माण किया जाता था, तो सड़क के निर्माण के बाद सड़क के बीच का भाग काफी उठा हुआ होता था, बगल का भाग ढलुआ बनाया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता काल के लोगों को इस बात की जानकारी थी, बारिश के समय सड़क पर पानी रुकने से सड़क टूट जाता है, इसलिए सड़क के बीच के भाग को उठा हुआ और बगल के भाग को ढलुआ बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में मकान के निर्माण में सामान्यतः पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसे मजबूत स्वरूप देने के लिए बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। हम बात करते हैं, जहाँ तक आज हम पहला क्लास था तो सिंधु सभ्यता की बात किए, लेकिन याद रखना है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एवं मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को प्राचीन भारत के इतिहास के नाम जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का सफर जब मेरे साथ तय करेंगे तो मेरे जवान हम आपको ले चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धरती पर, जहाँ पर खड़ा होकर बताएंगे ये अपने देश की पहली सभ्यता है। प्राचीन भारत की सफर में हम आपको ले चलेंगे वैदिक सभ्यता की धरती पर, जहाँ पर खड़ा होकर बताएंगे वेद का अर्थ होता क्या है। प्राचीन भारत के सफर में हम आपकी मुलाकात महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से कराते हुए मौर्य साम्राज्य की धरती ले जाएंगे, जहाँ पर आपकी मुलाकात हम चंद्रगुप्त मौर्य से कराएंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला उसके गुरु चाणक्य को किसी ने अपमानित किया, चंद्रगुप्त मौर्य क्रोध में आकर उठा लिया धनुष का नाम बताओ वरना मगध की धरती आग लगा देंगे। प्राचीन भारत का सफर इस तरह से मेरे साथ तय रहेगा। तो हम आपको ले चलेंगे मध्यकालीन भारत की धरती पर, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से कराते हुए हम आपको ले चलेंगे मुगल साम्राज्य की धरती पर। मुगल साम्राज्य की धरती पर हम आपकी मुलाकात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से कराते हुए हम पेशवा राजवंश की ओर जाएंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम था जो मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं और अपने आप गिर जाएंगी। हमारे प्रयास से मराठा साम्राज्य का पटाखा हिमालय के झरने से लेकर कन्याकुमारी तक लहराएगी। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपको ले चलेंगे आधुनिक भारत की धरती पर। आधुनिक भारत की धरती पर हम आपकी मुलाकात महात्मा गांधी से कराएंगे और बताएंगे वह कौन सी हालात थी जो गांधी का दिल टूटा और गांधी ने कहा अंग्रेज तुम भारत छोड़ो। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कराएंगे। जब किसी देश की धरती करोड़ों साल इंतजार करती है, उस देश की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत का जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद दिल्ली चलो की नारा से पूरे भारत की धरती गूंज रही थी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हुए गाया था, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, इस कौम पे गाए जा। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से कराएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने आसमान में चलाई थी मौजर, और मौजर निकली थी एक गुंज और गिंज में थी एक आवाज, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी इन बाजुए काफिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल है। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात महान मुस्लिम क्रांति अशफाकुल्लाह खां से कराएंगे। जब अशफाकुल्लाह खां को फांसी के फंदे के करीब लाया गया तो हजारों की संख्या होने लगे थे। अशफाकुल्लाह खां ने कहा था, मेरे वीर जवान, मेरी जिंदगी की अंतिम विदाई यहाँ मुझसे नहीं पूरा करो। यह कहकर अशफाकुल्लाह खां ने फांसी के फंदे को चूमा और अंग्रेजी सरकार को चीखते हुए कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। इस तरह का सफर जारी रहेगा। मेरे जवान, होगी इतिहास की बारिश जिसमें भीगेंगे आप, भीगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो फिर इस इमारत से पूछो, यहाँ की वादियों से पूछो, यहाँ की तन्हाइयों से पूछो, यहाँ की फिजाओं से पूछो, जहाँ भी टच करेगा एक ही नाम आएगा, सहनसा सहनसा सहनसा।
जय हिंद।